हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर और नेक्स्ट ऑफेंस की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग, आपको लास्ट क्लास में मैंने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ाया था, जो ऑफेंस था सेक्शन नंबर आपका 314 एंड 315 के अंदर। ठीक है, 314 315 के अंदर जो ऑफेंस हुआ करता था वो आपको पता है, वो आपको समझ आ चुका है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट ऑफेंस की तरफ से, और जो नेक्स्ट ऑफेंस है उसका नाम है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसको डील करेंगे सेक्शन नंबर 316 ऑफ बीएनएस। पहले इसको डील करा जाता था सेक्शन नंबर 405 से लेकर 409 तक डील करते थे। 405, 406, 407, 408, 409 5 सेक्शन हुआ करते थे पहले आईपीसी में, मगर आज की डेट में एक सेक्शन बना दिया है, मतलब सबको कंपाइल करके एक सेक्शन में डाल दिया गया है, और उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 316 ऑफ दी बीएनएस। देखिए नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस 2023 डील विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल इसका दिया हुआ है, क्या था, मैंने आपको एक एटीएम वैन वाला एग्जांपल दिया था। एटीएम वैन वाला एग्जांपल पहली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है उसका? एटीएम वैन मतलब क्या है कि बैंक से एटीएम वैन निकली है और फुल ऑफ कैश, ठीक है, फुल ऑफ कैश, बैंक से लोड हुआ है कैश एटीएम वैन के अंदर, और एटीएम वैन लेके कौन जा रहा है? ड्राइवर एंड अ गार्ड, ड्राइवर एंड अ गार्ड। तो बैंक ने क्या करा है? बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ड्राइवर को और गार्ड को कि एटीएम के जो ये पैसे हैं, ये जो पैसे एटीएम मशीन में जाके इसको क्या कराना है? लोड कराना है। समझ आ रहा है? तो बैंक ने क्या दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। किसको दी है? ड्राइवर्स को दी है या गार्ड को दी है कि क्या करना है? इस वैन को लेके जाइए, पैसा यहाँ से निकालिएगा और मशीन में क्या कर लिएगा? इसको अपलोड करा दीजिएगा पूरा, ठीक है, मशीन में लोडिंग मशीन में इंसर्ट करा दीजिएगा पूरे का पूरा अमाउंट, यही था। ठीक है, मगर क्या हुआ था कि रास्ते में गार्ड उतरता है, पानी पीने के लिए उतरता है, कुछ खाने के लिए उतरता है, और ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को लेके फरार हो जाता है, वैन फुल ऑफ कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बैंक ने क्या करा? बैंक ने प्रॉपर्टी को क्या करा है? ट्रांसफर किया है। मतलब बैंक ने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी कौन सी? प्रॉपर्टी थी कैश। बैंक ने उस प्रॉपर्टी को दिया था दूसरे पर्सन को, ठीक है, जो कि ड्राइवर था और साथ में आपका गार्ड था। किस लिए दिया था? किस लिए? सर एक ड्यूटी थी उनकी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिया था कि जाके एटीएम मशीन में, एटीएम वेंडिंग मशीन के अंदर इसको डाल दीजिए। तो मतलब क्या हो रहा है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को भरोसे पे क्या दे रहा है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी चीज के लिए भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कोई काम करने के लिए हो सकती है, या आपको ड्यूटी उसकी होगी उसको पूरा करने के लिए, या तो बोल सकता है इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखना, देखभाल करना, इसकी टेक केयर करना, कुछ भी हो सकता है। किसी भी पर्पस के लिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को भरोसे पे कोई चीज दी है, या उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसको दिया है। समझ आ रहा है? मगर जो दूसरा पर्सन है जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है, वो सर क्या कर रहा है? वो सर क्या कर रहा है? या तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है अपने यूज के लिए, या तो उस प्रॉपर्टी को बेच बाच दे रहा है, या उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को डील कर रहा है जो कि उसको डील नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी दी थी भरोसे के बेसिस पे, तो क्या पता कोई रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पे दिया हो कि इस प्रॉपर्टी का अगर तुम यूज करोगे तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, मगर इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करा? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एक तरह से किया है, ब्रीच ऑफ लॉ करा है कि जिस तरीके से यूज करना था आपने वैसा यूज नहीं किया है। समझ आ रहा है? तो अगर ये काम आप करते हो, जो कि प्रॉपर्टी आपको एंट्रस्ट की गई है, जो कि प्रॉपर्टी आपको क्या करी है? एंट्रस्ट करी गई है, या उस प्रॉपर्टी का आपको कंट्रोल दिया गया है और आप गलत तरीके से उसका यूज एंड ऑल करते हो, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यही हो रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेटा, और कुछ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, समझ आ रहा है? मतलब आप किसी का भरोसा तोड़ रहे हो यार, ठीक है, भरोसा तोड़ रहे हो, क्योंकि उसने भरोसे पे आपके पास पोजेशन ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी। आता है समझ? यही है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यही हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, सेक्शन नंबर 316 के अंदर डील करना है बीएनएस के अंदर पूरा का पूरा, कोई सेपरेट सेक्शंस नहीं है अलग अलग चीजों के लिए। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन नंबर 316, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो इसका जो मीनिंग है, प्रोविजन क्या बोलता है वो दिया है सेक्शन 316 सब सेक्शन 1 के अंदर। उसकी सजा जो है सेक्शन 316 सब सेक्शन 2 के अंदर। और उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कौन कर रहा है? अलग अलग अगर लोग कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रोविजन दिया है। कमिटेड बाय करियर, करियर का मतलब जो आपकी गाड़ी होती है जो सामान ढोती है एक जगह से दूसरे जगह के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाले, अगर करियर वाले कर रहे हैं,
तो उनके लिए सेक्शन 316 सब सेक्शन 3 में डील करेंगे, क्या उनकी सज़ा एंड ऑल है। उसके बाद अगर कोई सर्वेंट है या क्लर्क है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो सेक्शन 316 सबसेक्शन 4। और अगर पब्लिक सर्वेंट अगर कर रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो उसके लिए सेक्शन 316 सबसेक्शन 5। समझ आ रहा है? तो मेन जो सेक्शन है वो ये वाला है, सेक्शन 316 सबसेक्शन 1। उसके बाद सब इजी पॉइंट है, मुश्किल से 2-2 लाइन के हैं। आता है समझ? तो हमको मेन जो प्रोविज़न समझना है वो है सेक्शन 316 सबसेक्शन 1। अगर उसके आने से पहले, सेक्शन में आने से पहले एक सिंपल वर्ड्स में मैंने लाइन लिख दी है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स उसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए सुनिए क्या लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स व्हेन अ पर्सन पुट्स हिज ट्रस्ट ऑन सम अदर पर्सन। लो भाई, एक पर्सन ने अपना भरोसा बनाया है दूसरे पर्सन के ऊपर, एंड ऑन फर्दरेंस ऑफ दैट ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के बेस पे ही ट्रांसफर मतलब एक पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, ए है, बी है। उस ट्रस्ट के बेस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है द पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी, पोजेशन दे रहा है, पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी टू सच अदर पर्सन, भरोसे के बेस पे दे रहा है। द अदर पर्सन, मगर जो दूसरा पर्सन है, द अदर पर्सन देयर आफ्टर डज सम एक्ट, अभी कुछ ऐसा करता है तो एज टू ब्रीच द ट्रस्ट, पूरा भरोसा तोड़ देता है। ये कुछ ऐसा काम करता है कि जिसमें क्या हो रहा है? भरोसे को तोड़ रहा है, ट्रस्ट ऑफ द पर्सन प्लेसिंग हिज ट्रस्ट ऑन हिम। तो मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? मिस्टर ए के भरोसे को तोड़ रहे हैं कुछ अपने ऐसे एक्ट से। ठीक है? सच एन एक्ट ऑफ द अदर पर्सन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिमिनल एक्ट अंडर BNS 20 एक्ट को हम बोलेंगे क्रिमिनल आता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 316 सबसेक्शन 1। अब देखते हैं भाई क्या बोलता है, क्या डेफिनेशन इसकी है, क्या प्रोविजन है, क्या मतलब इसका। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत जो मैंने बोला है ना अभी तक आपको शुद्ध हिंदी में बताया है जो चीज़, सही बता रहा हूँ, पूरा का पूरा वही लिखा है। आप बस देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। हूएवर, हूएवर, हूएवर का मतलब यहाँ पे कौन होगा? हूएवर का मतलब देखिए कौन है? हूएवर का मतलब ये है जिसको हम भरोसे में कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है? तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ट्रस्टी जो होता है ना, ट्रस्टी ना, ट्रस्ट एक तरह से, ठीक है? भरोसे में जिसको दिया तो उसको बोलते हैं ट्रस्टी। तो एक तरह से वो है ये। तो हूएवर बीइंग इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी, लो भाई उसको एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी का मतलब उसको कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई चीज़ की ड्यूटी दी गई है, या उसको बोल रहे हैं कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखना, इसकी देखभाल करना, ठीक है? या इस प्रॉपर्टी को यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे पहुँचाने की जिम्मेदारी है, ठीक है? तो हु एवर बीइंग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, डोमिनियन का मतलब कंट्रोल, या तो किसी बंदे को कंट्रोल दे रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है? अब क्या हुआ है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ड्यूटी दे दी, या जो भी है, या तो कंट्रोल दे दिया किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है? आ रहा समझ? समझ आ रहा है? हूएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, तो मिस्टर बी इज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी। ये हूएवर कौन है? हूएवर कौन है? मिस्टर बी है। हूएवर कौन है? मिस्टर बी है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रस्ट के बेस पे दी गई है। अब ये क्या कर रहा है? देखिए, हूएवर बीइंग इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ऑफ द प्रॉपर्टी dishonestly misappropriates or converts to his own use that property। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट प्रॉपर्टी, जो उसको ट्रस्ट के बेस पे, तो क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है उसके साथ, या तो अपने अपने खुद के लिए क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको पता है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कैसे होता है, या कन्वर्जन, ये लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था। पहला केस ये हो गया। दूसरा आइए, या तो क्या कर रहा है सर? डिसऑनेस्टली यूजेस, या तो डिसऑनेस्टली उसको यूज कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए आपको यूज करने को दिया गया है, अब वो नहीं काम कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो। या तो डिसऑनेस्टली आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, डिस्पोज का मतलब सेल ऑफ कर दे रहे हो, ठीक है? बिना परमिशन के। डिसऑनेस्टली सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन। लो भाई, अब आप दूसरे पॉइंट में क्या कर रहे हो? डिसऑनेस्टली यूज कर रहे हो या सेल ऑफ कर रहे हो प्रॉपर्टी को इन वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ, violation of any law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or in violation of any legal contract express or implied which he has made in touching the discharge of such trust। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, ठीक है? और बोला था, और उसके जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड ऑल करी, तो उसके लिए कोई रिटन एग्रीमेंट उसने करके किया था,
ठीक है, रिटन एग्रीमेंट किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और वहाँ पे लिख दिया कि तुम इस प्रॉपर्टी को ऐसे-ऐसे यूज़ कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, इस प्रॉपर्टी को अगर बेचोगे तो इसका इतना सेल प्रोसीड इतना मेरे पास आना चाहिए, इतना तुम कमीशन रखना, जो भी है, लीगल एग्रीमेंट सब कुछ लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? क्लियर है? और इसके बेस पे प्रॉपर्टी का पोज़ीशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। मगर जो सामने वाला पर्सन है, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को डिसऑर्डरली या तो यूज़ कर रहा है या तो डिस्पोज़ ऑफ कर दे रहा है। कैसे कर रहा है? इन वायलेशन ऑफ द लॉज़, इन वायलेशन ऑफ द रिटन एग्रीमेंट्स, जो भी हो, इसके वायलेशन में कर रहा है वो। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भई। अब एक बात बताओ, जैसे बड़े-बड़े ट्रस्ट होते हैं, जैसे बड़े-बड़े टेम्पल्स हैं, उनके ट्रस्ट है, बड़े-बड़े गुरुद्वाराज़ हैं, उनके ट्रस्ट होते हैं। ठीक है? अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं दान पुण्य करते हैं, ठीक है? तो जो भी प्रॉपर्टी जाती है वो उस ट्रस्ट के नाम पे जाती है, ठीक है? जो मंदिर बड़े-बड़े होते हैं, गुरुद्वाराज़ होते हैं, उनके ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हमेशा ट्रांसफ़र होती है। तो अब एक बात बताइए, अब वो जो ट्रस्ट के लिए भी कानून बना हुआ है कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करोगे। अब जो ट्रस्टी है वो प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है? जो गुरुद्वारे हैं, जो आपके मंदिर, मस्जिद जो भी है, उनके जो ट्रस्टीज़ उनको किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहिए, उस तरीके से करेंगे सो दैट उस मंदिर में उसका सहयोग हो पाए, उस प्रॉपर्टी का यूज़ हो पाए या गुरुद्वारे में हो पाए, जो भी है, ठीक है? फॉर द बेनिफिट उसके लिए कानून भी बने होते हैं कि भैया इस प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज़ करेंगे, जो भी लिखा हुआ है। अगर जो ट्रस्टी है वहाँ के, अगर वो प्रॉपर्टी का गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ अगर कर रहे हैं, हाँ, तो क्या वो गलत है कि नहीं है? यस सर, वो गलत है। समझ आ रहा है? वो आ जाएँगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर। आ रहा है समझ? तो वॉयलेशन में भी आप नहीं कर सकते। क्लियर है? और या तो क्या कर रहा है वो बंदा? विलफुली सफर्स एनी अदर ओहो! विलफुली मतलब जानबूझ के सफर्स एनी अदर, मतलब खुद तो आप कर रहे हो मगर किसी दूसरे से भी करवा रहे हो वो काम आप। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो? दूसरों से भी गलत काम करवा रहे हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अगर तीनों में से आप कहीं भी फँस गए, देखिए हर जगह और लिखा है। ये देखिए और, ये और। ठीक है? अगर किसी ने भरोसे पे आपको कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है? उसका कंट्रोल दिया हुआ है और अगर आप गलत तरीके से ये तीनों में से कुछ भी करते हो, तो मान लेंगे यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। आता है समझ या नहीं आता है समझ, ये बताओ? और एक चीज़ आप यहाँ सुन लो अब। अब एक चीज़ आप यहाँ पे सुन लो। ये जो बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है इस सेक्शन के अंदर, ये प्रॉपर्टी दोनों है। ये प्रॉपर्टी दोनों है। चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो। अब इसको लिख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग जो प्रॉपर्टी बात कर रहे थे अलग-अलग ऑफेंसेस में, जितने ऑफेंस हमने अभी तक डील करे, वहाँ पे आप देखोगे अभी तक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, चाहे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएँगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए भई, बताओ भई? हाँ, एक बंदा है अपनी प्रॉपर्टी देके आपको जा रहा है और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देके जा रहा है, ठीक है? आपको अपनी बिल्डिंग देके गया और वो चला गया, मतलब बोला कि मैं तो भई विदेश जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? विदेश जा रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, कंट्रोल देके जा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी को अच्छे से सँभालो, उसकी देखभाल करो एंड ऑल, सब कुछ करो, ठीक है? मगर यहाँ पे उसने बोल के गया कि यहाँ पे मगर कोई भी टेनेंट एंड ऑल नहीं रहेगा। खाली रहे मेरी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किराएदार नहीं रहेगा, मुझे किराए की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तुमको रहना है तुम रहो, इस प्रॉपर्टी की देखभाल अच्छे से करो। मगर जिसको दे के गया है, जिसको इंटरेस्ट करके गया है, जिसको कंट्रोल करके गया है, वो क्या कर रहा है? उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे चला दे रहा है। भाड़े पे चढ़ा दी प्रॉपर्टी को और वहाँ से जो भी रेंट एंड ऑल आ रहा है, उसका मज़ा ले रहा है। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये आएगा, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बने। क्लियर है? क्लियर है। सेक्शन 316 सबसेक्शन 1 क्लियर है। अब इसकी भी, इस सेक्शन के अंदर भी कुछ आपके क्या हैं, कुछ आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं। आपकी 2 एक्सप्लेनेशन इसके अंदर भी हैं। सिंपल है। देखिए पहली एक्सप्लेनेशन है, देखिए क्या लिखा है। एम्प्लॉयर फेल्स टू कंट्रीब्यूट इन प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स। अब ये क्या है? आपने लेबर लॉज़ अगर पढ़े होंगे, पढ़ा होगा वैसे आपने लेबर लॉज़। ठीक है, आपके सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस में लेबर लॉज़ हैं, तो वहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड्स, ठीक है? तो कितना-कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप पढ़ लोगे। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर, देखिए बस पढ़िए क्या लिखा है, एम्प्लॉयर फेल हो रहा है टू कंट्रीब्यूट इन प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड। अब देखिए होता क्या है, देखिए इधर आओ, मैंने डायग्राम बनाया हुआ आपके लिए इसके लिए। देखिए होता क्या है, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 316, देखिए क्या बोल रहा है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी जो दोनों होते हैं, लॉ में जो लिखा हुआ है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होंगे ना, आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड एंड
पेंशन फंड के देखिए अब एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉयी हो, दोनों के लिए बोल रहा है। जैसे कि क्या होता है देखो सुनो होता क्या है, एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयी की सैलरी होगी कुछ, एम्प्लॉयी की मैं सैलरी मान रहा हूँ कि 100 रुपए की उसकी सैलरी है। समझ आ रही है क्या बोल रहा है? 100 रुपए की उसकी सैलरी है एम्प्लॉयी की। अब बोलते हैं कि एम्प्लॉयी की जितनी भी सैलरी होगी उसका 12% एम्प्लॉयी का मंथली सैलरी जितनी भी उसकी है, उसका 12% आपको अलग-अलग फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। किसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है? एम्प्लॉयी के बिहाफ़ पे एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को खुद से भी उतना ही परसेंटेज ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मतलब क्या है? एम्प्लॉयी की सैलरी है ₹100, एम्प्लॉयी की सैलरी है ₹100 पर मंथ। इसमें से 12% मतलब ₹12 जो होगा, ये ₹12 का जो अमाउंट है, ₹12 का अमाउंट एम्प्लॉयी को अपनी सैलरी का, और एम्प्लॉयर को भी उतनी ₹12 का, उतने ही परसेंटेज का क्या करना पड़ता है? एक फंड होते हैं उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मगर ये काम जो है, अब ये काम का है देखो ध्यान से समझना, ये काम जो है एम्प्लॉयी को बेटा क्या होता है, एम्प्लॉयी को ना ₹88 मिलते हैं। एम्प्लॉयी को ₹88 मिलेंगे कैसे? 100 माइनस 12 इक्वल टू ₹88 मिलते हैं। ₹12 जो है वो ऑटोमैटिक डिडक्ट हो जाता है उसके सैलरी में से, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि ₹12 को इस फंड में ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बिहाफ़ पे एम्प्लॉयी की एक कहानी ये हुई। दूसरा बोलता है कि जो एम्प्लॉयर है, उसको भी उतना सेम परसेंटेज अपने पास से उसके एक फंड में डालना पड़ेगा। किसके फंड में? एम्प्लॉयी के फंड्स में डालना होता है। कौन से फंड है देख लीजिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो देखिए 12 मंथ पहले प्रोविज़न समझो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या बोल रहा है। 12% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयी, मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी की 12% जो होता है मंथली सैलरी का आपको काट के डालना है। देखिए कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 12% होगा। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, उस 12% जो भी अमाउंट निकाली है, वो 2 फंड में डालता है। और किसके फंड्स हैं ये? एम्प्लॉयी के फंड होते हैं। उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के ही फंड होते हैं जिसको बाद में मिलता है। 2 फंड होते हैं, पेंशन फंड में डालेगा 8.33% और प्रोविडेंट फंड में डालता है 3.67%। इक्वल इक्वल कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे तो ये 12 हो जाएँगे। समझ आ रहा है? 12% जो आया उसमें से 8.33 जो भी था डिवीज़न वो डालेगा पेंशन फंड में, और बाकी डालता है 3.67 उधर। ये देखिए मैं आपको ये लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ ये वाला, ये लॉ आप पढ़ोगे लेबर लॉ में। मैं बस इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका, ठीक है? ये ज़िम्मेदारी उसकी होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयी होता है। अब जो एम्प्लॉयी का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो 12% वाला होता है, वो पूरा का पूरा जाना होता है प्रोविडेंट फंड में। वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है? प्रोविडेंट फंड में। मगर ये जो डालने की ज़िम्मेदारी है, प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डालने की ज़िम्मेदारी है, ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी है, वो एम्प्लॉयी की नहीं है, वो एम्प्लॉयर की होती है। एम्प्लॉयर क्या करता है, जब सैलरी देता है एम्प्लॉयी को, तो वहाँ से 12% डिडक्ट कर लेता है और वो 12% को ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयी को डाल देता है प्रोविडेंट फंड में। ये होता है। ये चलता है कहानी। समझ आ रहा है? ये चलती है कहानी। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या ये सुनो, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। हुआ क्या? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयी की सैलरी में से 12% डिडक्ट कर लिया। किस लिए डिडक्ट किया? क्योंकि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयी का शेयर डालना है, ठीक है? डालना है। मगर एम्प्लॉयर ने वो 12% जो अमाउंट काटी है, डिडक्ट करी है, वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करी है उस फंड में, नहीं करी है उस फंड में। तो क्या सर यहाँ गड़बड़ हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए भाई, गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयी क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयी एक भरोसा कर रहा है एम्प्लॉयर के ऊपर कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा डाल देगा। तो एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई है। एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई है कि भैया तुमको ये करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से देखा जाए, दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या हुआ? एम्प्लॉयी के पास ₹100 है, एम्प्लॉयी ने ₹100 में से काटा, ₹12 निकाला, तो एम्प्लॉयी का पैसा, सैलरी उसकी ₹100 पूरी। एम्प्लॉयी ने क्या करा, 12% उसमें से काटा, और बचा कितना, 88% अपने पास रख लिया। 12% वाला जो अमाउंट है उसने दे दिया एम्प्लॉयर को। दूसरे एंगल से अगर देखो, 12% दे दिया उसको कि भैया ये लो पकड़ो और ये तुम ना मेरे फंड में डाल देना। मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, पैसा ट्रांसफर किया विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ना मेरे फंड में तुम ट्रांसफर कर देना, डाल देना, डिपॉजिट कर देना। मगर सामने वाले पर्सन ने उसको डिपॉजिट नहीं किया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया उस फंड के साथ। तो भाई साहब क्या ये गलत है? यस सर। सर यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती? होता है, तो वही चीज हो रही। समझ आ रहा है? हाँ, क्लियर है? आइए।
आइए, आइए, आइए। ओ, a person being an employer of an establishment, whether exempted under Section 17 of Employers Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1972 or not, इससे कोई मतलब नहीं है exempt हो या ना हो। Who deducts, अब देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, who deducts, अब एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, who deducts the employees contribution from the wages, अब wages में से क्या होता है, wages में से उसका contribution उसने deduct कर लिया 12% वाला, payable to the employee for the credit to the provident, जो कि provident fund में डालना था या तो family pension fund में डालना था, established by any law for the time being in force, shall be deemed to have entrusted, मान लिया जाएगा कि वो employer is entrusted with the amount of contribution, मान लिया जाएगा उसको इतनी amount दी गई है, so deducted by him, and मगर, and if he makes default in the payment of such contribution to the such fund, अगर उसने डिफॉल्ट करी डिपॉजिट करने में उस फंड के अंदर, इन वॉयलेशन ऑफ द सेड लॉ, अब लॉ कौन सा, ऊपर लॉ लिखा हुआ आपका, shall be deemed to have dishonestly used, मान लिया जाएगा आपने क्या करा है, उस अमाउंट को डिसऑनेस्टली यूज करा है, यूज द अमाउंट ऑफ द सेट कंट्रीब्यूशन इन वॉयलेशन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ लॉ फॉर सेट, क्योंकि लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है, अब ये प्रोविडेंट फंड वाला ये जो लॉ आपका लिखा हुआ है ये बोलता है, ये रिटन लॉ लिखा हुआ है आपका, कानून बोलता है कि भाई साहब क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, लॉ के हिसाब से क्या है कि एम्प्लॉयर कट करेगा, डिडक्ट करेगा सैलरी और डिपॉजिट करेगा, तो लॉ बोल रहा है ना थ्रू द डायरेक्शन ऑफ लॉ है, मगर आपने क्या करा, डायरेक्शन ऑफ लॉ को वॉयलेट किया है, तो आप कहाँ फंसोगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, कहाँ पे, ये पॉइंट के अंदर, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, दिख रहा है ये, तो ऐसे बनाओ, दिख रहा है, इन वॉयलेशन ऑफ लॉ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ लॉ डायरेक्ट करता है, ठीक है, पर्टिकुलर लॉ डायरेक्ट करता है किसको, एम्प्लॉयर को, कि डिडक्ट करके आपको सैलरी कहाँ डालनी है, उसके प्रोविडेंट फंड में डालनी है, मगर आप नहीं कर रहे, तो आपने वॉयलेट करा है लॉ को, समझ आ रही है, क्लियर है, तो हम मान लेंगे उस प्रॉपर्टी को आपने, उस फंड्स को आपने अपने यूज़ के लिए लगा लिया है, तो मतलब आपने क्या ऑफेंस किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, एक और एक्सप्लेनेशन है, एक और एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, वो एकदम सिमिलर है, सेम मिलती जुलती है इससे ही है, एम्प्लॉयर फेल्स टू कंट्रीब्यूट ये लिखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, एक और फंड होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, इसको जो रेगुलेट करता है ना वो एक आपका ईएसआई एक्ट है, वो डील करता है, ईएसआई एक्ट के अंदर सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एक है, ठीक है, तो उसके अंदर इसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई एम्प्लॉयर की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना परसेंट वो डिडक्ट करेगा और एम्प्लॉय के इस स्टेट इंश्योरेंस फंड के अंदर उसको क्या करना है, जमा कर देना है पूंजी, ठीक है, और वहाँ पे भी एम्प्लॉयर क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, डिपॉजिट नहीं कर रहा होगा, देखिए कभी बनाया मैंने, देखिए ईएसआई स्कीम वॉज स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल मॉनेटरी एंड अदर बेनिफिट्स टू इंडियन वर्कर्स, लो भाई ये किसकी स्टार्ट करी गई थी, कि मेडिकल और मॉनेटरी या तो अदर बेनिफिट उसको प्रोवाइड करने के लिए, कभी भी इनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी कभी हो जाए तो ये इस फंड से पैसा निकाल के उनको दिया जाएगा, उनकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट करते होंगे, देख लीजिए, अब एक ईएसआई को बनाया गया, ठीक है, फंड बनाया गया, अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% ऑफ द वेजेस पेड और पेबल, लो भाई जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होती है, वेज होती है, उसका 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उस फंड के अंदर, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ द वेजेस, ठीक है, दोनों को कंट्रीब्यूशन होता है और ये फंड के अंदर डिपॉजिट करना होता है, अब एम्प्लॉयर ने क्या करा होगा, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया होगा ये पॉइंट्स, ये 75%, मगर डिपॉजिट नहीं किया होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, बस आइए इधर आ जाइए, a person being an employer who deducts the employee's contribution, employee का contribution from the wages payable to the employee for the credit to the employee state insurance fund held and administered by the employees in state insurance corporation established under this act, employee state insurance act, ये act है, ESI act, shall be deemed to have entrusted with the amount of contribution so deducted, पूरा सेम लिखा जैसे ऊपर लिखा था, and if he makes default in the payment of such contribution of the said fund in the violation of said act, shall be deemed to have dishonestly used the said contribution in violation of direction of law for said, तो ये भी आपका जो प्रोविजन है ये भी इसी से रिलेटेड, समझ आ रहा है, क्लियर है, बोलिए भाई क्लियर है, समझ आ रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आइए नीचे कुछ एग्जांपल्स होंगे, देखिए, ए बीइंग एन एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, ए कौन है, एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, एग्जीक्यूटर मतलब ये कौन होता है, एक एडवोकेट है, ये कौन है, एक एडवोकेट होता है,
ठीक है? एडवोकेट है, जो विल को क्या करेगा? एग्ज़ीक्यूट करता है, विल की एग्ज़ीक्यूट। जब भाई को देखो क्या होता है, कभी कोई पर्सन है, दादाजी, दादी जी कुछ है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, विल बना के जाते हैं और वो बोल के जाते हैं कि जब हम मर जाएँगे, अपने एक वकील पकड़ते हैं और बोलते हैं कि जब हम मर जाएँगे, तो इस विल के हिसाब से पूरा प्रॉपर हिस्सेदारी आप कर दीजिएगा। समझ आ रहा है? तो जो एडवोकेट है वो है मिस्टर ए, ठीक है? और दादाजी ने इनको अपॉइंट करा होगा, इनको रखा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं है भई? बताइए। समझ आ रहा है? तो ये एक एक्ट करते हैं कैसे? ही इज़ एक्टिंग एज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ही इज़ एक्टिंग एज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज़्ड पर्सन जिसकी डेथ हो रही होगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये एक तरह से एक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? देखिए, तो ए बीइंग एन एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, एग्जीक्यूटर है कि भाई बिल को एग्जीक्यूट यही करेगा और जिस तरीके से बोल के गए हैं उस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, उस हिसाब से हिस्सेदारी करता है ये। अगर उसने क्या करा, डिसऑनेस्टली डिसोबेज द लॉज विच डायरेक्ट हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट देम टू हिज ओन यूज। लो भाई, अब उसने क्या करा, देखो दादाजी बोल के गए थे अपने एडवोकेट को कि ये विल मैं लिख के जा रहा हूँ और तुम्हारे हवाले सब कुछ करके जा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को मेरे तीनों बच्चों पे बराबर-बराबर इक्वल हिस्सेदारी में बाँट देना है, मेरे जाने के बाद, ठीक है? अब मिस्टर ए के पास भाई साहब पूरी अथॉरिटी है एक तरह से, ठीक है? समझ आ रहा है? अब ये मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए क्या करता है, उन प्रॉपर्टीज़ की जो डिवीज़न करा उसने उसने 3 हिस्से में नहीं, उस प्रॉपर्टी के से हिस्सेदारी करी 4 हिस्से में। 3 तो दी किसको? उनके बच्चों को और 1 कर ली अपने, 1 हिस्सा दे दिया अपने नाम को। क्या ये विल में ऐसा लिखा था? द आंसर इज़ नो। अब बताओ, सामने वाले ने भरोसे पे आपको दे के गया, आपको एक क्या करके गया? आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया था। समझ आ रहा है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया, आपको प्रॉपर्टीज़ पूरा कागज़ दे के गया प्रॉपर्टी का। ठीक है? ये ऐसे-ऐसे कर देना, मगर आपने क्या करा? आपने क्या करा? तो भरोसा तोड़ा, ठीक है? और चौथा हिस्सा अपना कर लिया, या चौथा हिस्सा कर लिया या तो भाई ऐसा भी हो सकता है किसी को दिया ही ना, पूरा का पूरा खुद लेके फरार हो गया, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? द आंसर इज़ येस। देखो लिखा है, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अदर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये देखिए कि यहाँ लाइन लिखी है, ए बीइंग एग्जीक्यूटर ऑफ द विल ऑफ अ डिजीज डिसऑनेस्टली डिसोबेज द लॉज व्हिच डायरेक्ट हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स। डिवाइड द इफेक्ट्स का मतलब क्या है? इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स का मतलब एसेट्स, जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स एज पर द विल। ठीक है, चलिए आगे आइए। ए इज अ वेयर हाउस कीपर। लो भाई, एक वेयर हाउस कीपर है। जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, जर्नी बाहर पे जा रहा है। एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट करके गया, दैट इट शैल बी रिटर्न्ड ऑन पेमेंट ऑफ अ स्टिपुलेटेड सम ऑफ। वेयर हाउस ऑब्वियस सी बात है, वेयर हाउस में जब ये रख के जा रहे हैं सामान, बाहर जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, एक एग्रीमेंट करके जा रहे हैं कि भाई साहब मैं तुमको इतना आपका वेयर हाउस चार्जेस एंड ऑल दूंगा और जब मैं आऊंगा तो ये प्रॉपर्टी आप मुझे वापस दे दोगे। एक आपका रिटर्न एग्रीमेंट करके दे आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? मगर ए क्या करता है, जो वेयर हाउस कीपर है, डिसऑनेस्टली सेल्स द, तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है कि नहीं भाई? भरोसे पे आपको दे के जा रहे हैं कोई चीज़, आप तो काम ही गलत कर दे रहे हो। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप क्लियर होगा। आगे आइए। ए अ करियर इज entrusted by Z with property to be carried by land or water। लो भई, अब करियर वाला आ गया है। करियर वाला मतलब समझ आता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो ए कौन है? करियर है। इज entrusted by Z with property to be carried by land or by water। जैसे भी तुमको सही लगे वो तुम प्रॉपर्टी लेके तुमको बस पहुंचानी है एक शहर से दूसरे शहर तक, चाहे तुम लैंड से लेके जाओ, मतलब ट्रक एंड ऑल से लेके जाओ, ट्रेन से लेके जाओ, चाहे तुम शिप से लेके जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, बस प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह तुमको पहुंचाना है। तो क्या करा है यहाँ पे, कोई मिस्टर जेड है, उसने प्रॉपर्टी दी है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए कौन है? करियर सर्विस वाला है। ठीक है, आता है समझ? क्लियर है? अब मिस्टर ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को लेकर क्या करता है, फरार हो जाता है। बोलिए भाई, दूसरे शहर पहुंची ही नहीं, फरार हो गया, तो मिस्टर ए क्या करा है, मिस्टर ए ने क्या करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्लियर होती है? बताइए भाई, क्लियर होता है या नहीं होता? आता है समझ? आता है समझ? बोलो यस और नो। यस, आता है समझ, सिंपल है। सिंपल है। चलिए भाई नीचे आ जाइए, क्या लिखा है? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वैसे तुमको पता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसकी क्या क्या है, मगर एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है।
Essential ingredients of the offense of criminal breach of trust are as under. Number one, the accused must be entrusted with the property or with dominion over it. लो भाई, accused must be entrusted, भाई साहब उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, कोई ना कोई उसकी ड्यूटी क्रिएट करी गई है, समझ आ रही है? ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन, समझ आ रहा है? या ड्यूटी उसको दी गई इसकी भाई देखभाल करना, तो वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल आपको दिया, देखभाल इसका करना, ठीक है? या तो भाई प्रॉपर्टी का आपको कंट्रोल देके गए, डोमिनियन ओवर इट, आपको कंट्रोल देके गए उस प्रॉपर्टी का, समझ आ रहा है? क्लियर है? तो अक्यूज मस्ट बी एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद द कंट्रोल। दूसरा, द पर्सन सो एंट्रस्टेड, जिसको भाई दे के गए हैं, मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है? वो यूज कर रहा है, ठीक है? यूज कर रहा, चलो यूज तक करता सही था, मगर आगे क्या है? द अक्यूज मस्ट डिसऑनेस्टली यूज, ये इंपॉर्टेंट है। यूज तो कर रहा है मगर कैसे कर रहा है? डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है, या तो डिस्पोज कर दे रहा है, बेच बाज दे रहा है दैट प्रॉपर्टी, और या तो willfully suffers any other person to do so, या तो जानबूझ के किसी और से काम करवा रहा है, ये गलत काम करवा रहा है, हाँ, इन वॉयलेशन ऑफ कैसे? इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, या तो भाई लॉ के अगेंस्ट वॉयलेट करके कर रहा है काम। प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट टू बी डिस्चार्ज, अब भाई मोड लिखा हुआ, तरीका लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपको काम करना है, मगर आप भाई अपने तरीके से कर रहे हो, समझ आ रही है? आपसे वो आपको प्रॉपर्टी दी गई है ऑक्शन में बेचने के लिए, आपको प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करी, मैंने बोला इसको ऑक्शन में बिकवा देना, मैंने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जब दी है ऑक्शनियर को तो भरोसे पे दी है ना कि ऑक्शन में सेल करवा देना, मगर जो ये ऑक्शनियर था उसने ऑक्शन में सेल नहीं करी, उसने अपने जानबूझ के किसी रिश्तेदार को पर्सनली बेच दी। बताओ भाई, पर्सनली बेच दी तो क्या ये गलत हो रहा है कि नहीं? भाई आपको एक मोड बताया है, ठीक है? वो वाला ये आ जाएगा इसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाले में, ठीक है? जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है उसमें। और डायरेक्शन ऑफ लॉ में मतलब किसी लॉ में लिखा हुआ है कि इस चीज़ को आपको इस तरीके से करना है, जैसे आपका एग्जाम्पल था प्रोविडेंट फंड वाला, पेंशन फंड वाला, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला, कि कानून में लिखा है कि इतना इतना परसेंटेज आपको ऐसे ऐसे ट्रांसफर या करना है, मगर आपने क्या करा है? नहीं किया। या तो ऐसा हो जाए आपने काटा 12%, आपने ट्रांसफर खाली किया 6%, वो भी इसमें आएगा, समझ आ रहा है? क्योंकि लॉ में जब लिखा है 12% डिडक्ट करोगे और आप डिडक्ट भी 12% कर रहे हो, भाई साहब ऐसा थोड़ी 6 डालोगे और 6 अपना यूज़ कर लोगे। क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है? चलिए, कुछ डिसाइडेड केस है इसके, देखिए डिसाइडेड केस देखिए क्या लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वी आर दलाल वर्सेस युगेंद्र नारायणजी ठक्कर 2008 का केस है। अब 2008 का केस है तो दिमाग में रखना, यहाँ पे जो सेक्शन एंड ऑल लिखे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है पुराने लॉ के लिखे होंगे, ठीक है? उसके ब्रैकेट में साथ में आप लिख लेना अपना बीएनएस, मगर ऑब्वियस सी बात है पुराने, ये आप डिसाइडेड केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हर जगह। एग्जाम्पल जो मैं दूंगा वहाँ पे भले चलिए ठीक है, मैं प्रेजेंट एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पे सेक्शन वही लिख दूंगा आज की डेट का, मगर जो डिसाइडेड केस है, डिसाइड तो भाई साहब पहले हुआ है ना, समझ आ रही है? तो माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा उससे। क्या बोला? हैज हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज एंट्रस्टमेंट। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? एंट्रस्टमेंट होना जरूरी है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देना, ठीक है? किसी की ड्यूटी क्रिएट करना, भरोसे पे, समझ आ रहा है? इज एंट्रस्टमेंट एंड वेयर इट इज मिसिंग, the same would not constitute a criminal breach of trust। अब इंटरेस्टमेंट अगर नहीं है तो भाई साहब फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा ही नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे बी हेल्ड टू बी सिविल रॉन्ग बट वेन मेंस रिया, देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, नॉर्मल धोखाधड़ी आप कर रहे हो तो वो तो एक तरह सिविल रॉन्ग मानते हैं, मगर जहां पे आपकी गलत इंटेंशन इन्वॉल्व होती है पहले से ही, जहां पे आपका मेंस रिया आ जाता है, इज गिव राइज टू द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑल्सो। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे है? अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी से बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है? सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको ये काम ऐसे 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 करने हैं, सामने वाली पार्टी ने वैसे 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 नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है, पता है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है, सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है, मगर आपकी इंटेंशन क्या थी? क्रिमिनल इंटेंशन थी, कुछ गलत काम करने की, कोई बड़ा फ्रॉड करने की इंटेंशन थी, समझ आ रहा है? तो जहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी है, वो क्रिमिनल इंटेंशन आ जाती है ना, तो वहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। क्लियर है? सस्पेक्शन डायरेक्शन ऑफ लॉ
इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 405, अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 405 को आप यहाँ पे कर दीजिए, क्या कर सकते हो, 405 को हटा के आप करिए 316, देखिए यहाँ पे 316, और आईपीसी की कर दिए बीएनएस। ऐसा से देखो जहाँ जहाँ केस में कहीं आएगा ना तो मैं आपको चेंज करा दूंगा, ठीक है, या तो आप काट के लिखिए या तो ब्रैकेट में लिख लेना, या तो यहाँ पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 316, और यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, आपको याद रहेगा बीएनएस। क्लियर है? The expand direction of law in the context of section number 316 of BNS और 405 of IPC जो भी था would not include not only legislation pure and simple but also directions, instruments and circulars। अच्छा भाई ये बोल रहा है जो डायरेक्शन ऑफ लॉ लिखा था ना ऊपर, ये देखिए लिखा ना कि जो भी आपके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करा जाएगा और डायरेक्शन के हिसाब से जो लॉ के डायरेक्शन होते हैं जो किसी एक्ट में लिखे रहते हैं उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, लिखा रहता है ना डायरेक्शन ऑफ लॉ, देखिए वर्ड यूज करता है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ लॉ दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये लॉ के डायरेक्शन के हिसाब से आपको उस इंटरेस्टमेंट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ, देखिए लिखा है डायरेक्शन ऑफ लॉ नॉट ओनली लेजिस्लेचर प्योर एंड सिंपल, सिर्फ लेजिस्लेचर नहीं, जो आपके नॉर्मल एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन, सिर्फ वो नहीं, बट ऑल्सो डायरेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द अथॉरिटी एंड टाइटल। मगर साथ साथ में जो भी आपकी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो भी आप देखो डे टू डे बेसिस पे अलग अलग सर्कुलर्स, अलग अलग नोटिफिकेशंस एंड ऑल देती रहती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस इशू करती हैं, तो उनको भी माना जाएगा डायरेक्शन ऑफ लॉ। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उनको भी डायरेक्शन ऑफ लॉ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल एक्ट है उसके अंदर कुछ लिखा तो वही फॉलो करना आपको, ऐसा नहीं है। अगर भाई गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग बेस पे अगर कोई सर्कुलर्स एंड ऑल इशू कर रहे हैं, कोई डायरेक्शंस इशू कर रही हैं, नोटिफिकेशंस उसके आ रहे हैं, तो क्या उसको फॉलो नहीं करोगे क्या आप? उसको भी फॉलो करना पड़े, आता है समझ? बोलिए, बताइए। बट ऑल्सो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो लिखा है ना बट ऑल्सो डायरेक्शन, तो आप लिख लो बट ऑल्सो में लिख सकते हो लॉ इंक्लूड्स, का मतलब बोलना चाह रहा है लॉ इंक्लूड्स, लॉ इंक्लूड्स क्या? लॉ इंक्लूड्स डायरेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, सर्कुलर्स इशूड बाय अथॉरिटी एंटाइटल्ड देयर। समझ आ रही है? सिंपल। आइए दूसरा केस आइए। द सुप्रीम कोर्ट इन द ओंकार नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2008, ये भी 2008 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताइए? has held that in the commission of an offense of criminal breach two distinct parts। अच्छा भाई यही बोल रहा है कि भाई साहब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब आप करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर इन्वॉल्व, दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला पहला पार्ट क्या होता है इस ऑफेंस में? द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन एंड ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी ओवर विच डोमिनियन और कंट्रोल इज एक्वायर्ड बाय द एक्यूज्ड। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो सामने वाले के ऊपर कि नहीं बताइए? क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी ओवर विच, जिस प्रॉपर्टी का आप सामने वाले को कोई कंट्रोल है दे रहे हो, डोमिनियन देते हो, तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो कि नहीं करते हो बताइए? ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, संभाल कर रखना इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर केयर करना इस प्रॉपर्टी का, बोलते हो कि नहीं कर बोलते हो बताइए? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो क्या बोल रहा है? क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी ओवर विच डोमिनियन और कंट्रोल इज एक्वायर्ड बाय द accused। और दूसरा द सेकंड इज मिस अप्रोप्रिएशन और डीलिंग विद द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली एंड कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड। दूसरा क्या होता है? आपने तो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी, आपने तो उसकी ड्यूटी बता दी, आपने तो उसको ये बता दिया इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज कर सकते हो तुम, सब आपने बता दिया उसको, और मगर सामने वाला है जो जिसके ऊपर आपने ऑब्लिगेशन क्रिएट करी है, बताया है उसको सब कुछ, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो जस्ट अपोजिट कर रहा है, जैसा आपने बोला है वैसा वो कर ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? द सेकंड इज ही इज मिस अप्रोप्रिएशन, और डील कर रहा है प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली एंड कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन। पहली बात तो डिसऑनेस्टली मतलब गलत इंटेंशन उसकी, और दूसरा कॉन्ट्ररी टू द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड, जो ऑब्लिगेशंस आपने थी जस्ट अपोजिट उसका कहा। आपने बोला कि संभाल के रखना, हाँ, आपने बोला संभाल के रखना, उसने प्रॉपर्टी को खराब कर दिया। बताइए भाई? आपने बोला इसको बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको बेच दिया है। आपने बोला कि चलो कुछ टाइम के लिए तुम यूज़ कर दो उस प्रॉपर्टी का, हाँ? प्रॉपर्टी का यूज़ करो तुम इसको, और फिर उसके बाद हमको तुम वापस देना एंड ऑल जो भी है, ठीक है? उस बंदे ने क्या करा? बेच ही दिया, आगे जाके रेंट पे भाड़े चढ़ा दिया है। आ रहा है समझ? क्लियर है?
भरोसे पे कोई आपको चीज दी जा रही है मगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, after analyzing all the cases, as we may conclude that for an offense to fall under this section all the four requirements are essential। अब सब कुछ देखने दाखने के बाद हमको चार चीज समझ आई है। अगर ये चार रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाए तो मान लेंगे द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है ना व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स, तो आप ये चार रिक्वायरमेंट वहां पे लिख सकते हो कि चार रिक्वायरमेंट मेजर है इसलिए टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और उसमें से पहला क्या है, देखिए सिंपल है सब। The person handing over the property must have confidence। कौन पर्सन, जो पर्सन दे रहा है प्रॉपर्टी, must have the confidence in the person taking the property so as to create a fiduciary relationship between them or to put him in a position of trustee। fiduciary relation का मतलब ट्रस्टीशिप, भरोसेमंद का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, ट्रस्टीशिप। देख लीजिए, ट्रस्टीशिप, फिड्यूशियरी मतलब भरोसेमंद का रिलेशन। पर्सन जो दे रहा है प्रॉपर्टी उसको भरोसा है सामने वाले के ऊपर, हाँ, सो एज टू क्रिएट उससे एक भरोसे का रिलेशन बन रहा है, ट्रस्टीशिप रिलेशनशिप बिटवीन देम और टू पुट हिम इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, जब हम किसी को प्रॉपर्टी देते हैं तो हम भाई मान के चलते हैं कि सामने वाला एज अ ट्रस्टी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेगा। द एक्यूज्ड मस्ट बी इन सच अ पोजीशन, the accused must be in such a position where he could exercise his control over the property, that is dominion over the। अब जो accused है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, जो गलत काम कर रहा है, ठीक है, वो ऐसी पोजीशन में होना चाहिए, मस्ट बी इन सच अ पोजीशन, मस्ट बी इन सच अ पोजीशन वेयर ही कुड एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। ऐसी पोजीशन में उसके पास होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कंट्रोल है एक्सरसाइज कर सकता है। भाई प्रॉपर्टी ही देके चले गए उसको हम, ठीक है, अपने घर की चाबी ही देके चले गए उसको अब हम, भाई उसके कंट्रोल में सब कुछ है कि नहीं है ना। नेक्स्ट, द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, आ गया देखिए, बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन इट्स एम्बिट। लास्ट, इट हैज टू बी एस्टैब्लिश दैट एक्यूज्ड हैज, और ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है, कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा क्या, दैट द एक्यूज्ड हैज डिसऑनेस्टली पुट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज या तो टू सम अनऑथराइज्ड यूज। अनऑथराइज्ड का मतलब जिसके लिए उसको ऑथराइज नहीं किया गया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू मिसअप्रोप्रिएट इज अ क्रूशियल फैक्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है एक क्रूशियल फैक्ट है टू बी प्रूव्ड टू ब्रिंग होम द चार्ज ऑफ। अगर आप प्रूव करना चाहते हो फॉर द चार्ज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो डिसऑनेस्ट को प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये अगर चारों पॉइंट, ये चारों रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाती हैं सर, हम मान लेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो इन सब के बीच में आप एक चीज लिख लो, क्या, पॉइंट नंबर वन, एंड, इसके बीच में लिख लो एंड, ये सब का पूरा होना जरूरी है। ये चारों चीज, वन, टू, थ्री एंड फोर, आता है समझ, क्लियर है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट पे, आते हैं सजा। और सजा देख लीजिए, बस मैंने आपको बोला था ना एक ही सेक्शन मेन पढ़ना है, 316 सब सेक्शन 1, उसके बाद जो भी चारों आपके पॉइंट्स हैं वो सब आपके अलग अलग जो सब सेक्शंस हैं सब में खाली पनिशमेंट लिखी है, देख लीजिए बात आपके सामने। सेक्शन 316 सब सेक्शन 2, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये नॉर्मल पनिशमेंट है, ठीक है। और क्या लिखा है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, पहले यहाँ कम होती थी सजा, बढ़ा दी गई है अब 5 years, और विथ फाइन और विथ बोथ। नेक्स्ट, सेक्शन 316 सब सेक्शन 3, अगर यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन कर रहा है, बाय कैरियर, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, बाय कैरियर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस कौन कर रहा है, कैरियर कर रहा है, तो उस केस में क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन। लो भाई प्लस फाइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस फाइन है। उसके बाद आइए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316 सब सेक्शन 4, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और बाय सर्वेंट अगर कर रहा है तो यहाँ पे जो सजा है यहाँ पे भी कितनी है, 7 years, अप टू 7 years एंड फाइन। लो भाई यहाँ पे भी इतना ही है। लास्ट वाला सेक्शन 316 सब सेक्शन 5, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, या तो कोई बैंकर है, मर्चेंट है, या तो एजेंट है, अगर ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में जो सजा कितनी है, इम्प्रिजमेंट फॉर, ओहो लाइफ वाली है, या तो लाइफ वाली या तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, ठीक है, प्लस फाइन। लो मगर प्लस फाइन यहाँ पे भी है, ठीक है, या तो क्या है सर, लाइफ, या तो लाइफ या तो 10 years तक, लाइफ या तो 10 years प्लस फाइन। समझ आ रहा है, बोलिए भाई।
क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे जाके आपका देखा जाए तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का टॉपिक होता है ओवर। यही था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफेंस समझ आ गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का? आ गया। एक और ऑफेंस, छोटा सा ऑफेंस डील करेंगे, ठीक है? पहले एक और ऑफेंस, छोटा ऑफेंस और डील करेंगे आज। एक और ऑफेंस जो है, ये नया ऑफेंस है जो ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, और इस ऑफेंस का नाम है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग, नाम से पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर 5 सबसेक्शन है और बहुत सिंपल सा है। क्या हेडिंग क्या है इसकी? रिसीविंग, रिसीव कर रहे हो आप स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब चोरी की संपत्ति आप रिसीव कर रहे हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 317 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 317 ऑफ बीएनएस डील करेगा। और यहाँ पे क्या बात करनी है? रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग मतलब चोरी की कोई प्रॉपर्टी है ना भाई? और उसको कोई रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है उसके एंगल से बात होगी क्या? उसके एंगल से बात होगी क्या? यस सर, उसके एंगल से बात करनी है। पहले देखिए लिखा क्या है, देखिए क्या लिखा है। प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट। लो भाई, कोई प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? चोरी से। अब एक ही प्रॉपर्टी थी, एक ही प्रॉपर्टी में से मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी ले ली। कैसे ले ली? विदाउट हिज कंसेंट। उसके घर गया, चुपचाप जाके प्रॉपर्टी लेके आ गया। तो कैसे ट्रांसफर हो रही प्रॉपर्टी? पोजेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी बाय थेफ्ट। समझ आ रहा है? बाय थेफ्ट। तो भाई मिस्टर बी के पास प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? थेफ्ट से। देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी, द पोजेशन द वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट। कोई प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो रहा है अलग अलग ऑफेंसेस से। ऑफेंसेस पहला कैसा? पहला थेफ्ट से हुआ। पहला कैसे हुआ? थेफ्ट से हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बोलिए। समझ आ रहा है? पहला कैसे हुआ? बाय थेफ्ट। ठीक है। दूसरा, या तो एक्सटॉर्शन से हुआ, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से एक्सटॉर्ट करी प्रॉपर्टी, तो पोजेशन ट्रांसफर हुआ। या तो भाई रॉबरी से हुई, या तो भाई चीट करके हुई, चीटिंग से हुई। चीटिंग भी एक ऑफेंस है। आगे अगला टॉपिक हमारा चीटिंग का ही होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगला ऑफेंस चीटिंग का ही है, हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे, पहले ऊपर आइए। आ गया, आइए। ठीक है। तो प्रॉपर्टी देयर ऑफ द पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन, या तो भाई आपका रॉबरी, या तो भाई चीटिंग। एंड एंड मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके पास आ गई, इनके पास आई है। कैसे आई है? पोजेशन आ गया है, या तो थेफ्ट से आया है, या तो एक्सटॉर्शन से आया है, या तो रॉबरी से आया है, या तो चीटिंग से आया है। एंड प्रॉपर्टी, एंड इसको भी इंक्लूड कर रहा है। एंड प्रॉपर्टी एंड, या तो वो प्रॉपर्टीज विच हैज बीन क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएटेड, या तो वो प्रॉपर्टीज जिसका क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। समझ आ रहा है? या तो वो प्रॉपर्टीज जिसको क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट करा है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड। लो भाई, समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, पहले तो प्रॉपर्टी का पोजीशन इधर से इधर जा रहा था। या तो भाई क्या हो रहा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी दी थी, अपने आप से दी थी, कंसेंट से दी थी, अपनी मर्जी से दी थी मिस्टर बी को। मगर बी ने क्या करा है? बी ने क्या करा है? उस प्रॉपर्टी के साथ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट करा है, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो रही है, दोनों प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है? वही बोल रहा है, प्रॉपर्टी या तो भाई जिनके पास पोजेशन से आ रही है, ऐसे आ रही है पहले वाले केस में, या तो भाई प्रॉपर्टी या तो अपनी मर्जी से एक बंदा दे रहा था दूसरे बंदे को, मगर उस प्रॉपर्टी के साथ सामने वाले ने क्या करा है? क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट किया या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इज डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। हम मान के चलेंगे कि ये सब की सब क्या है? ये स्टोलन प्रॉपर्टीज हैं। ये सब की सब क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी है। लो भाई, क्या बोल रहा है भाई? बोलिए भाई। वेदर द ट्रांसफर हैज बीन मेड और द इन मिस अप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड। लो भाई, सबको सब स्टोलन मारेंगे, भले ही इसका पोजीशन या तो ट्रांसफर हुआ हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, या तो भाई इसके उसी प्रॉपर्टी के साथ आपने मिस अप्रोप्रिएट करा हुआ है। समझ आ रही? हम दोनों को क्या मान के चलेंगे? क्या मान के चलेंगे? दोनों को हम मान के चलेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। बताइए भाई, बताइए भाई, बोलिए। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? तो कैसे बना सकते हो आप? कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल है, बना दो, सिंपल से बना लो।
स्टोलन प्रॉपर्टी क्या हो गई? कोई प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैसे हो रहा है? या तो थेफ्ट से हो रहा है, या तो एक्सटॉर्शन से हो रहा है, रॉबरी से हो रहा है, और किससे था? थेफ्ट से हो रहा है, एक्सटॉर्शन से हो रहा है, और किससे था भाई? किससे लिखा था? और किससे लिखा था? चीटिंग से, चीटिंग से हो रहा है। ठीक है, या तो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक ठीक है, या तो प्रॉपर्टी कोई है जिस प्रॉपर्टी के साथ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन आपको पता है, ठीक है, क्रिमिनल आप पूरा कर लेना, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी के साथ। और या तो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो कोई भी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है? थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी, चीटिंग से। या तो कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर किया था, वो पर्सन क्या कर रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे? ये सभी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। समझ आ रही है? तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी है आज की डेट में, थेफ्ट करा, एक्सटॉर्शन करा, रॉबरी करा, चीटिंग करा, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, पोजीशन ट्रांसफर हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। और अगर वाला आपका है, क्रिमिनल मैसो प्रिपरेशन कोई कर रहा है, तो ऑलरेडी उसके पास पोजीशन है ट्रांस प्रॉपर्टी का। और या तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा, तो जो भी बंदे ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और उनके पास वो प्रॉपर्टी है जिसके साथ वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है? वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो लिखे भाई, लिखा है स्टोलन प्रॉपर्टी विद इन इंडिया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखिए, डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी whether the transfer has been made or misappropriation of breach of trust has been committed within India or विदाउट इंडिया। लो भाई, अब ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो, क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, या जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर मतलब पोजेशन जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंडिया में हो रहा हो या आउटसाइड इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं। आपने एक्सटॉर्शन किया, आप बाहर के बंदे हो, आप यूएस में रहते हो, आपने किसी इंडियन सिटीजन को एक्सटॉर्ट किया है, हाँ, कि भाई साहब तेरा बच्चा बाहर पढ़ने आया ना कनाडा में, ठीक है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दे, नहीं तो भाई साहब यहीं कहीं गोली मार दूंगा इसको। समझ आ रहा है? तो उस केस में क्या होगा? जो पैसा ट्रांसफर होगा फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड होगा। समझ आ रहा है? उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो बोल रहा है ये सब चीज़ें चाहे इंडिया में हो रही हो, चाहे बाहर हो रही हो, विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया, बट बट if such property subsequently comes into the possession of a legally entitled possession thereof, देखिए मगर बाद में क्या होता है? if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof, इट देन सीजेस टू बी ए स्टोलन। लो भाई, आपने चोरी तो करी थी, मगर बाद में आप क्या पता पकड़े गए। ठीक है, जब आपने चोरी करी प्रॉपर्टी को, जब आपने चोरी करा, ठीक है, आप प्रॉपर्टी तो अपने पास ले आए, यू हैव डन द, जब आप प्रॉपर्टी को चोरी करते हो तो मतलब यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, मगर प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे? प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी है वो, तो चोरी की है। मगर हुआ क्या? बाद में आप पकड़े गए, बाद में आप पकड़े गए, आपने बाइक चोरी की थी, बाद में पकड़े गए, पुलिस ने क्या करा? रिकवर कर ली बाइक। और बाइक किसको दे दी वापस? बाइक किसको दे दी वापस? जो ओरिजिनल ओनर था। जैसे ही बाइक को ओरिजिनल ओनर को दे दी गई, तो भाई साहब अब उस प्रॉपर्टी को, उस बाइक को क्या स्टोलन प्रॉपर्टी बोला जाएगा? उस बाइक को क्या आज भी आप स्टोलन प्रॉपर्टी डील करोगे? द आंसर इज नो। अब आज की डेट पे वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब ये है, जब तक वो प्रॉपर्टी, जब तक वो संपत्ति जो भी है, जब तक वो भी एसेट जो भी आपका है, जब तक वो क्या है, जब तक उसके ऊपर टैग लगा हुआ है ना कि हाँ ये चोरी हो चुकी है, इसको एक्सटॉर्शन में लिया गया है, इसको चीटिंग करके ली गई है, ठीक है, और जो एक्यूज्ड है, जिसने गलत काम किया है, वो अपने कब्जे में रखा हुआ है प्रॉपर्टी को, या उसने किसी को ट्रांसफर करी हुई प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं, जब तक वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल या ट्रू ओनर के पास वापस नहीं आती है, तब तक वो प्रॉपर्टी को हम एक तरह से स्टोलन प्रॉपर्टी डेजिग्नेट करते हैं, चाहे इंडिया चाहे बाहर। सिंपल सी बात। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी, हम मान लेंगे वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी अब नहीं है।
तो अभी तक क्या हुआ, स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ रहा है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है, चाहे चोरी से, चाहे आपने रॉबरी से, लूट करके, चाहे चीट करके, चाहे भाई उस प्रॉपर्टी का आपके पास है, आप उसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप कर रहे हो, कुछ भी, वो प्रॉपर्टी आपके पास अगर है तो उसको हम बोलेंगे वो आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, स्टोलन है। मगर वो प्रॉपर्टी अगर ओरिजिनल ओनर के पास वापस चली जाती है तो स्टोलन, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैग है स्टोलन प्रॉपर्टी वाला वह हट जाता है, तो स्टोलन फिर हम नहीं मानते। क्लियर है? अब आगे आते हैं, अब आती है मेन कहानी। अभी तक तो ये बता रहा था स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आता है कहानी। देखिए, हूएवर, अब यहाँ से कहानी शुरू है, ऑफेंस यहाँ से आएगा, ऑफेंस यहाँ से शुरू होगा, देखिएगा, हूएवर डिसऑनेस्टली रिसीव्स और रिटेन्स, या तो रिसीव कर रहा है और रिटेन करके रख रहा है अपने पास, एनी स्टोलन प्रॉपर्टी। अब स्टोलन प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, एनी स्टोलन, कोई चोरी वाली, कोई डकैती रॉबरी वाली, कोई चीटिंग वाली, ठीक है, समझ आ रहा है, या किसी प्रॉपर्टी के साथ जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, आ रहा है समझ? तो कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिटेन कर रहा है एनी स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी ए स्टोलन प्रॉपर्टी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए की कार थी, मिस्टर ए की कार मिस्टर बी ने क्या कर ली, चोरी कर ली, मिस्टर ए की कार मिस्टर बी ने चोरी कर ली, तो आज की डेट में पोजेशन किसके पास है, इसके पास है पोजेशन। जब इसके पास पोजेशन ऑफ कार है आज की डेट में, इस कार को हम क्या बोलेंगे सर, दिस कार इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है, इस कार का स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस कार की जो मार्केट वैल्यू आज की डेट में है, इस कार की मार्केट वैल्यू आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है इस कार की, तो चोरी करी इसने, वो है 12 लाख रुपए की, 12 लाख। अब ये मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर सी से बोलता है, अपने दोस्त यार जो भी है, क्या ये प्रॉपर्टी खरीदोगे, मिस्टर सी बोलता है बड़ी महंगी लग रही है, बोलता नहीं कोई महंगी नहीं, कोई महंगी की बात नहीं है, ये कार तुमको मैं 5 लाख में दे दूंगा, नई की नई कार, बोलता है 5 लाख में दे दूंगा। मिस्टर सी को घपला लगा, कुछ कुछ ना गड़बड़ है, अगर रेट भाई साहब 2 महीना पुरानी गाड़ी 12 लाख की गाड़ी 5 लाख में, घपला है कुछ ना कुछ। बोलता है भाई घपला क्या है, क्या दिक्कत है, मिस्टर भी बताता है उसको, उसका खास दोस्त था कि भाई साहब देखो गाड़ी चोरी की है, सीधी सी बात, या तो उसको बता देता है गाड़ी चोरी की है, या तो मिस्टर सी को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि गाड़ी जो है चोरी की है, पता है उसको, समझ आ रहा है। मगर फिर भी मिस्टर सी क्या करता है, मगर फिर भी मिस्टर सी क्या करता है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या करता है, परचेज कर रहा है। परचेज करेगा तो क्या करेगा, परचेज करेगा तो मतलब क्या हो रहा है, अपने पास रिटेन करके रखेगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही, परचेज कर दिया तो क्या कर लेगा, रिटेन करके रख लेगा। या तो दूसरा केस भी हो सकता है, मिस्टर बी को पता है कि भाई साहब गाड़ी चोरी की है, मगर मिस्टर बी के पास गाड़ी छुपाने की जगह नहीं है, समझ आ रही है, उसको पता है कि मेरा एक दोस्त है मिस्टर सी, जो कि कहाँ रहता है, उस सिटी से दूसरा, मैं बोलता हूँ इन्होंने, इसने जो चोरी करी है वो चोरी करी है इसने लखनऊ में, हाँ, इसका जो दोस्त रहता है सी रहता है, वो रहता है भाई साहब केरला में, ठीक है। तो ये मिस्टर सी को फोन करता है कि भाई साहब मैं तुम्हारे पास एक गाड़ी भिजवा रहा हूँ, इसको जरा अपने पास संभाल के रख लेना, ठीक है, चोरी की गाड़ी है जो भी है, क्या पता आपस में दोनों डीलिंग करते हो, धंधा ही करते हो चोरी चमारी का, हो सकता है, समझ आ रहा है। तो किसी भी तरीके से मिस्टर सी जो एक आपका थर्ड पर्सन है या कोई भी पर्सन है जो प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और साथ साथ क्या लिखा है, या तो रिटेन कर रहा है एनी स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन, तो पता है मगर उसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, ये इंपॉर्टेंट है, नोइंग और हैविंग रीजन पता होना चाहिए, या उसको पता है, या तो हैवी रीजन टू बिलीव द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और फिर भी अपने पास अगर रखता है रिटेन करके, तो शैल बी पनिश विद द, पकड़ा गया अगर, तो भाई साहब पनिशमेंट कितनी होगी, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, या तो फाइन और या तो पहला केस, ये पहला केस था, ये पहला केस। दूसरा केस, whoever dishonestly receives or retains any stolen property, यहाँ पे लो भाई, यहाँ पे भी आ गया, रिसीव कर रहे स्टेन कर रहे हो, द पोजेशन वेयर ऑफ ही नोज, द पोजेशन वेयर ऑफ ही नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ डकैती, लो भाई, अब भाई साहब अब दिक्कत है, अब उसको ये पता है कि जो, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑफेंस बढ़ रहा है, ऊपर वाला तो स्टोलन प्रॉपर्टी पे डकैती वाला कुछ नहीं था, वहाँ पे तो थेफ्ट एंड ऑल सब कुछ था, थेफ्ट चीटिंग एंड ऑल सब कुछ था, अब यहाँ पे डकैती वाला मामला अगर आ गया, अगर उसको पता है, अब मैं प्रॉपर्टी अगर, अब जैसे दो लोग हैं ए और बी है, अब मिस्टर बी जो प्रॉपर्टी ले रहा है, लिया है, जैसे कि हुआ क्या, मिस्टर ए ने बैंक में डाका डाला था, मिस्टर ए ने बैंक में डाका डाला, बैंक से डाका डाल के वहाँ पे जितने भी उनके लॉकर में सब ज्वेलरीज एंड ऑल थी सब लेके अपने कब्जे में रख ली,
तो आज की डेट में जो ए है, मिस्टर ए है, उसके पास जो जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, जो उसने डाका डाल डाल के लाया था, वो किसके पोज़ेशन में? मिस्टर ए के पास है। कैसे आई उसके पास? डाका डाल के आई है, ठीक है? अब मिस्टर ए अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि भाई मैं तुम्हारे पास ये ज्वेलरीज़ भिजवा रहा हूँ, इसको अपने पास रख लेना सँभाल के। जिसके पास भिजवा रहा है उसको पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ ये मिस्टर ए मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, ये सब कौन-सी प्रॉपर्टी है? सब की सब डाका डाल के इसके पास आई है। समझ आ रहा है? उसका पोज़ीशन कैसे इसके पास आया है? डाका डाल के आया है, ठीक है? और फिर भी इसका जो दोस्त है, वो क्या बोल रहा है? ठीक है भिजवा दे, सँभाल लूँगा। समझ आ रही है? क्लियर है? तो क्या बोल रहा है? हूएवर डिसहोनेस्टली रिसीव्स और रिटेन्स एनी स्टोलन प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयरऑफ, और उसको पता है कि जो ये प्रॉपर्टी का पोजेशन है और हैज़ अ रीज़न टू बिलीव हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ डकैती। लो भाई। और dishonest receive from a person whom he knows or has a reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits। लो भाई, अब पता है ये गैंग ऑफ डकैत से प्रॉपर्टी आ रही है। द प्रॉपर्टी विच ही नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव टू हैव बीन स्टोलन, या तो उसको पता है कि चोरी वाली है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या तो उम्र कैद, या तो विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, और एंड शैल ऑल्सो मतलब या तो उम्र कैद या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल की, और दोनों के साथ चाहे कुछ भी मिले, दोनों के साथ क्या है? फाइन है। आ रहा है समझ? बोलिए भाई, बोलिए। क्लियर है? आ रहा है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई। डकैती करके प्रॉपर्टी आपके पास आई है, ठीक है? डकैती करके आपके पास प्रॉपर्टी आई है, आपके पास आई है या आपके गैंग वालों के पास, किसी के पास भी प्रॉपर्टी है, और आपसे या आपकी गैंग वालों से आप प्रॉपर्टी कोई और दूसरा पर्सन ले रहा है, और दूसरे पर्सन को पता है, तो दूसरे पर्सन को पता है कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ ये डकैत लोगों ने डाका डाल के अपने पास लाए हैं, हाँ, और फिर भी वो प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये तो सर डकैती के चार्जेस में जाएंगे जाएंगे, उसकी बात कर रहा हूँ जो पर्सन ये प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहा है। समझ आ रहा है? वो है हुएवर, वो जो हुएवर है ना, ये वो पर्सन है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। राम देखिए, हेडिंग देखिए ना, हेडिंग देखो क्या लिखा है? रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग, तो रिसीव कर रहा है, उसकी बात कर रहा है जिसने ये सब अपराध किए हैं, चोरी के, डकैती के, लूट के, चीटिंग के, ये सब तो सर फंस ही गए हैं, अलग से ऑफेंस में है ही। मगर अब बात किसकी हो रही है? जो रिसीव कर रहा है, जिसको पता है सब कुछ। समझ आ रहा है? उनकी कहानी हो रही है यहाँ पे सब। आगे आइए। नेक्स्ट, हूएवर हैबिचुअली रिसीव्स और डील्स। लो भाई, हैबिचुअली का मतलब जिसकी आदत है ये काम करने की। दूसरे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोग डाका डालते हैं, दूसरे लोग चीटिंग करते हैं, घपला करते हैं, और एक का काम है हैबिचुअली। हैबिचुअल उसकी आदत है कि भाई साहब तुम काम करते रहो, बाद में मुझे देते रहो, मैं डील करूंगा इसके बारे में। ठीक है? हूएवर हैबिचुअली रिसीव्स और डील्स इन अ प्रॉपर्टी व्हिच ही नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव द स्टोलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हैबिचुअल मतलब आदत है, आप तुम्हारा तो काम ही है, पहली बार करो तो चलो ठीक है, कम सजा हो, तुम्हारा काम ही है, तो भाई इसके लिए उम्र कैद भी होती है, और विद लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब इसमें और इसमें पनिशमेंट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यहाँ पे देखिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी, रिग्रेस वाली, यहाँ पे जो है रिग्रेस नहीं लिखा कहीं, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, ये सिंपल वाली होगी, बाकी सब सेम। क्लियर है? देखिए अलग अलग केस हो रहा है, केसेस बस अलग अलग है। समझ आ रही? केसेस बस अलग अलग है आपके। नेक्स्ट, हूएवर वॉलंटरली असिस्ट इन कंसीलिंग। लो भाई, वॉलंटरली, अब कोई पर्सन जो है वो वॉलंटरली जानबूझ के अपनी मर्जी से मदद कर रहा है, इसमें इन कंसीलिंग छुपाने में, या तो डिस्पोज ऑफ और मेकिंग अवे विद द प्रॉपर्टी विच। अच्छा लो भाई, अब बंदा कौन है? ये बंदा क्या है? ये बंदा बोल रहा है कि भाई से तुमने चोरी करके लाए हो ना प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, ला मुझे दो, मैं छुपाता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कहाँ उसको छुपाओ। समझ आ रहा है? या तो वो खुद छुपा रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो चोरी की है, या जो भी है स्टोलन प्रॉपर्टी जो भी है, उसको या तो खुद छुपा रहा है, या तो क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है सामने वाले पर्सन की कि किस तरीके से छुपाना है, या तो भाई क्या कर रहा है कि किस तरीके से बेचना है, कहाँ बेचना है, मैं तुमको बताता हूँ जुगाड़ा पूरा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वॉलंटली असिस्ट इन कंसीलिंग, मदद कर रहा है छुपाने में, या तो डिस्पोज ऑफ करने में, बेचने बाचने में, और मेकिंग अवे विद द प्रॉपर्टी विच ही नोज और हर रीजन टू बिलीव टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो भाई साहब, तो आपको भी सजा मिलेगी। समझ आ रही है? अगर आप मदद भी करेंगे ना किसी की छुपाने में, बेचने बाचने में, तो भाई साहब आपको भी सजा मिलेगी। तो उसके लिए क्या सजा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विद। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है?
तो अगर आप स्टोलन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप रिसीव भी करते हो या रिटेन करके रखते हो, या तो स्टोलन प्रॉपर्टी को आप सामने वाले की मदद करते हो कि उस प्रॉपर्टी को छुपाने में, उस प्रॉपर्टी को बेचने में, ठीक है? दोनों में आप फँसेंगे सर, दोनों में आप फँसेंगे, ठीक है? और आपको अगर ये पता है कि भई डाका डाल के इस प्रॉपर्टी को रखा है ये बंदे ने, डाका डाल के लाया है, हाँ, डाके वाली संपत्ति है, ठीक है? और उस केस में आप क्या कर रहे हो, उस केस में आप प्रॉपर्टी को ले रहे हो, अपने पास रिसीव करके या रिटेन करके रख रहे हो, भाई साहब फिर उसकी सज़ा और ज़बरदस्त है। और अगर आपकी आदत ही है ये काम करने की, हाँ, आप हैबिचुअली करते हो, ठीक है? आपकी आदत ही है, तो भाई साहब फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो और अच्छी सज़ा है। आ रहा है समझ? ठीक है, तो पहली बात स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है वो आपको बताया है सबसेक्शन 1, 317 सबसेक्शन 1 ने बताया स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। उसके बाद 4 इसकी अलग-अलग सिचुएशंस हैं, उनकी चारों की आपकी अलग-अलग सज़ा है। सेकंड हो गई, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है? इसमें सबकी सज़ा अलग-अलग दी हुई, आ रहा है समझ? बोलिए भई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? यहाँ जाके आपका एक और आपका ऑफेंस हो गया कंप्लीट, कौन-सा ऑफेंस? ऑफेंस ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 317, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे-अच्छे से एक-एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।